कक्षा 7 पाठ 5 वाक्य सेंटेंस वाक्य वाक्य के अंग वाक्य के प्रकार वाक्य परिवर्तन। माँ, अरे ये क्या है? रोहन, मैं नहीं बताऊंगा। माँ, मुझे नहीं बताएगा? रोहन, बताऊंगा। माँ, आंखें बंद कर लो। माँ, ओ इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? रोहन, खरीदे हैं। माँ, पैसे? रोहन, दोपहर को दिए थे ना। आपने पढ़ा और जाना। हम अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए वाक्य का सहारा लेते हैं और वाक्य से ही भाषा बनती है हमारी। ध्यान रहे कि वाक्य में शब्दों का उचित क्रम होना आवश्यक है, तभी उनका मीनिंग क्लियर होगा। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। तोता पिंजरे में बैठा है, चाची ने कपड़े धोए, वह खीर खा रहा है, बच्चे सो गए। वाक्य के दो अंग होते हैं, कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे बंदर केला खा रहा है, रीता सफाई कर रही है। इन वाक्यों में बंदर और सरिता के विषय में कहा गया है। बंदर और सरिता उद्देश्य है। विधेय, किसी वाक्य में जब उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए तो जो उद्देश्य के विषय में कहा जाता है वह विधेय होता है। उपयुक्त वाक्यों में केला खा रहा है और सफाई कर रही है, ये दोनों विधेय हैं क्योंकि ये बंदर और सरिता के विषय में हमें बता रहे हैं। वाक्य में उसकी क्रिया मूल विधेय होती है। यदि हम इंग्लिश की बात करें तो सेंटेंस में जहाँ पर वर्ब स्टार्ट हो जाती है वो सारा पोर्शन प्रेडिकेट हो जाता है और उससे पहला सब्जेक्ट रहता है। अब इंग्लिश में जो वर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन होती है वो अलग तरह से होती है। इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, फिर बाकी का ऑब्जेक्ट, इस तरह से। लेकिन हिंदी में बंदर के बाद आया केला, ऑब्जेक्ट आया पहले, यदि इंग्लिश के तरीके से बात करें तो, और खारा आ रहा है बाद में। तो इसमें जो सब्जेक्ट है, मतलब जो उद्देश्य है जिसके विषय में बात कही जा रही है, वो हो गया हमारा उद्देश्य और बाकी सारा पोर्शन विधेय हो गया। अब विधेय में वर्ब होना जरूरी है। जैसे इंग्लिश में प्रेडिकेट में वर्ब होना जरूरी है और वर्ब से ही प्रेडिकेट पोर्शन स्टार्ट होता है, तो उसी प्रकार सेंटेंस में, वाक्य में विधेय में वर्ब होना जरूरी है। क्रिया, वाक्य के कर्ता तथा उसके विस्तार, विशेषण, संबंध कारक आदि को छोड़ दें तो शेष अंश विधेय कहलाता है। जैसे उसके पिता, तो ये तो हो गए हमारे उद्देश्य की बात चल रही है उसके पिता के बारे में। सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल हैं, तो बाकी सब विधेय हो गया। सुधीर ने, कारक भी इसी के साथ ऐड हुआ है उद्देश्य के साथ। 400 मीटर की दौड़ जीत ली है, बाकी सब विधेय हो गया। शुभम खुशी खुशी विद्यालय चला गया। उपयुक्त वाक्यों में अंशों को मिलाकर देखें तो ये पूर्ण वाक्य बन जाते हैं। इन वाक्यांशों में उसके पिता, सुधीर ने और शुभम वाक्य के उद्देश्य हैं। वाक्य के अंतर्गत आए वाक्यांश कर्ता के बारे में ही बता रहे हैं, अतः ये विधेय हैं। जो वाक्य जिसके बारे में है वो उद्देश्य, और वाक्य के विषय में जो भी बताया, उसके उद्देश्य के विषय में जो भी कुछ बताया गया है वो विधेय है। उद्देश्य और विधेय का विस्तार। उद्देश्य और विधेय कभी कभी तो अकेले आते हैं, परंतु कभी कभी इन्हें स्पष्ट या पूर्ण करने के लिए इनके साथ कुछ अन्य शब्द जोड़ दिए जाते हैं। ये जुड़े हुए शब्द ही इनका विस्तार कहलाते हैं। उद्देश्य और विधेय, इन दोनों का विस्तार अलग अलग शब्दों के जोड़ने से होता है। जैसे विशाल उद्देश्य हो गया, पढ़ रहा है विधेय हो गया। यहाँ पर विशाल कब से पढ़ रहा है, वह क्या पढ़ रहा है आदि भाव व्यक्त करने वाले शब्द जोड़ने से इस छोटे से वाक्य का विस्तार हो जाएगा। जैसे विशाल सुबह 8 बजे से कहानी पढ़ रहा है। तो अब विशाल जो है वो उद्देश्य है और बाकी सब विधेय है। उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार निम्नलिखित रूपों से होता है। विशेषण से उद्देश्य, जैसे विशाल, परिश्रमी विशाल, इस तरह जैसे पहले वाले वाक्य में था उसके पिता, तो 2 शब्द हो गए थे उद्देश्य में। परिश्रमी व्यक्ति जीवन में उन्नति करता है, यहाँ परिश्रमी शब्द व्यक्ति उद्देश्य का विस्तार है। परिश्रमी व्यक्ति ये हो गया उद्देश्य और बाकी विधेय। संबंध कारक से, सुधा की माँ बाजार गई, यहाँ सुधा की माँ ये सब करता है, मतलब उद्देश्य है, और बाजार गई विधेय है। तो सुधा की जो शब्द माँ कर्ता का विस्तार है।
विधेय का विस्तार, घोड़ा दौड़ रहा है, सुचित्रा गाना गा रही है। उपयुक्त दोनों वाक्यों में रंगीन शब्द विधेय का होना प्रकट कर रहे हैं। इन दोनों वाक्यों में विधेय का विस्तार करना हो तो कुछ इस तरह से वाक्य बनेगा। घोड़ा खुले मैदान में दौड़ रहा है, सुचित्रा रेडियो पर गा रही है। तो ये और हो गया, उसी सेंटेंस को हमने विधेय को और बढ़ा दिया। ऊपर वाले वाक्य में परिसर में व्यक्ति, इससे हमने उद्देश्य को बढ़ाया था। सुधा की माँ, इससे हमने उद्देश्य को बढ़ाया था। तो ऊपर के वाक्य में आए शब्द अपने अपने विधेय का विस्तार कर रहे हैं। वाक्यों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, जिस वाक्य में केवल एक कर्ता एक ही क्रिया होती है तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे पिताजी आ गए, रोहित खेलने गया, संचित फुटबॉल खेलता है, वर्षा हो रही है। तो एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है, एक ही क्रिया है। संयुक्त वाक्य, जब एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा आपस में जोड़े जाते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे माँ खाना पका रही है और शिखा मदद कर रही है। तो दो दो उद्देश्य हो गए, माँ और शिखा। वह बाजार गया तो था परंतु अपना पर्स घर पर ही भूल गया। यहाँ भी दो वाक्य हो गए सरल वाक्य। वह बाजार गया तो था परंतु अपना पर्स घर पर भूल गया। तो ये हो गए संयुक्त वाक्य। अब है मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य, एक प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, वह मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। ऊपर वाले वाक्यों में दोनों अपने आप में भी कंप्लीट वाक्य हैं तो वे संयुक्त वाक्य हैं, क्योंकि दो सरल वाक्य जोड़ने से संयुक्त वाक्य बना। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान वाक्य उपवाक्य, एक आश्रित उपवाक्य होता है। सब जानते थे कि मोहित झूठ बोल रहा है। मैं बाजार से जो सामान लाई थी वह तुमने कहाँ रख दिया। तो ये हो गया मिश्रित वाक्य, इसमें एक प्रधान वाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। अब हो गया अर्थ के आधार पर। विधानवाचक, निषेधात्मक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। विधानवाचक, जिन वाक्यों में किसी कार्य का करना या होना सामान्य रूप से प्रकट होता है तो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। कोई कथन बताया जा रहा है तो वो विधानवाचक होते हैं। जैसे सूर्योदय पूर्व दिशा से होता है, मैं सो रही हूँ। निषेधात्मक, जब किसी वाक्य में कार्य के न होने का ज्ञात हो तो उसे निषेधात्मक वाक्य का होता है। जैसे वह आज नहीं आ पाएगा, मैंने आज चाय नहीं पी। आज्ञावाचक, जिस वाक्य में आज्ञा आदेश होने का बोध होता है उसे आज्ञावाचक कहा जाता है। जैसे तुम वहां जाकर बैठो, अपना काम कीजिए। प्रश्नवाचक, जिस वाक्य में किसी प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। तुम वहां क्या कर रहे थे, डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आए। विस्मयवाचक, जिस वाक्य में घृणा, दुख, खुशी, आश्चर्य, विस्मय ऐसे किसी भाव का बोध होता है तो वो विस्मयवाचक कहलाते हैं। छी कितनी बदबू है यहाँ, अरे बाप रे इतना बड़ा सांप, विस्मय। आहा कितने सुंदर फूल, खुशी। ओह वह बेकसूर मारा गया, अफसोस। संदेहवाचक, जब किसी वाक्य में किसी बात को लेकर संदेह व्यक्त किया जाए तो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। वह सो गया होगा, संदेह, सो गया होगा। शायद मैं कोलकाता जाऊं, वह अपने घर पहुंच चुका होगा। इच्छावाचक, जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा, आशा, शुभकामना अथवा आशीर्वाद आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक कहते हैं। भगवान तुम्हें सफलता प्रदान करे, काश मुझे उस विद्यालय में दाखिला मिल जाए। भगवान करे अब वर्षा हो जाए। संकेतवाचक, जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भरता व्यक्त करे ऐसे वाक्य को संकेतवाचक कहा जाता है। जैसे बारिश बंद ना होती तो सारी फसल बर्बाद हो जाती। तो फसल का बर्बाद होना बारिश पर, मतलब दोनों वाक्य आपस में एक दूसरे पर पहले दूसरे वाला जो कथन है वो पहले वाले पर डिपेंड कर रहा है। यदि तुम थोड़ी मेहनत करो तो प्रथम आओगे, अगर तुम भी हमारे साथ चलते तो बहुत मजे करते। वाक्य परिवर्तन, रचना की दृष्टि से वाक्य का परिवर्तन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य का अर्थ परिवर्तित ना हो। जैसे सरल वाक्य, चारिका के पास एक बड़ा सा गुड़िया घर है। संयुक्त वाक्य, चारिका के पास एक गुड़िया घर है और वह बड़ा है। अर्थ परिवर्तन नहीं हुआ, एक ही गुड़िया घर है और बड़ा है। मिश्र वाक्य, चारिका के पास जो गुड़िया घर है वह बड़ा है। सरल वाक्य,
अध्यापक पढ़ाने के लिए कक्षा में जा रहे हैं। संयुक्त वाक्य, अध्यापक कक्षा में जाएंगे और वे पढ़ाएंगे। मिश्र वाक्य, अध्यापक इसलिए कक्षा में जा रहे हैं ताकि वे पढ़ा सकें। अर्थ की दृष्टि से, अर्थ के आधार पर वाक्य को प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, विधानवाचक, आज्ञावाचक आदि वाक्यों में परस्पर परिवर्तित किया जा सकता है। मेहनत करने से सफलता अवश्य मिलती है, ये हो गया विधानवाचक। जो मेहनत नहीं करता उसे सफलता नहीं मिलती। अब हमने विधानवाचक का निषेधात्मक बनाया है तो अर्थ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मेन बात क्या है, अर्थ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम इसमें नहीं लगा देंगे तो उससे तो सेंटेंस का अर्थ परिवर्तन हो जाएगा, पर नहीं लगाने का भी तरीका देखिए। जो मेहनत नहीं करता उसे सफलता नहीं मिलती। आज्ञावाचक, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। प्रश्नवाचक, क्या मेहनत करने से सफलता मिलती है? अरे मेहनत से सफलता मिलती है। विस्मयवाचक, शायद मेहनत से ही सफलता मिलती है। संदेहवाचक, यदि सफलता चाहते हो तो मेहनत करो। इच्छावाचक, मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अब ये क्या, डिपेंड वाला, कि दूसरा जो पक्ष है वो पहले पर डिपेंड हो गया, निर्भर हो गया। संकेतवाचक, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। वाक्य का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य दूसरा आश्रित उपवाक्य हो तो उस वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, विधानात्मक, निषेधात्मक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। सही विकल्प मतलब सही शब्द पर राइट का चिन्ह लगाइए। शब्द के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। उसकी पहले राशन की दुकान थी। सरल वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वह कौन है, किस प्रकार का वाक्य है? निम्न में इच्छावाचक कौन सा है? संकेतवाचक और संदेहवाचक में अंतर स्पष्ट कीजिए। दिए गए वाक्य में उद्देश्य और विधेय छाटिए। स्वामी जी उद्देश्य, चीन चले गए विधेय। पूजा के पिता जी उद्देश्य, अध्यापक है विधेय। इस तरह से करना। रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद लिखिए कि सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। दिए गए वाक्यों को सरल वाक्य में बदलिए। वह घर गया और सो गया, वह घर जाकर सो गया। इस तरह से प्रश्न उत्तर है। निम्नलिखित का एक एक उदाहरण लिखिए। ये सभी प्रकार के वाक्य हैं जो अर्थ के आधार पर हैं। इनका एक एक उदाहरण लिखना है। पाठ समाप्त हुआ।